अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हमने पढ़ना है पॉलीमर इंडस्ट्री। सबसे पहले पॉलीमर इंडस्ट्री को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलीमर क्या है। पॉलीमर के बारे में ही थोड़े डिस्कस करते हैं। Polymer is basically the repeating units, and these units must be simple and smallest units and named as monomers. So यहाँ पे डिस्कस किया गया है repetition of small simple repeating units are known as polymers, और ये repeating units को हम क्या बोलते हैं, monomers का नाम देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पॉलीमर्स का तो हमें आइडिया हो गया है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर हम एक मैक्रो एग्जाम्पल लेते हैं, एक वॉल को आप कंसीडर करें, एक दीवार को आप कंसीडर करें, तो उसमें जो ब्रिक्स हैं दीज आर ऑल मोनोमर्स। जब ब्रिक्स आपस में ज्वाइन होती हैं एक सीक्वेंस के साथ, जब वो ज्वाइन होती हैं तो वो पूरी वॉल की फॉर्म में एक जाइंट मैक्रो मॉलिक्यूल या एक जाइंट पॉलीमर बना देती हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉल। के पॉलीमर का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चे हमने देखना है कि व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, क्योंकि जब हम पॉलीमर इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें पॉलीमराइजेशन के बारे में भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो पॉलीमराइजेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लो मोलेकुलर वेट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स इनटू द हायर मोलेकुलर वेट कंपाउंड्स इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन। जब छोटे मॉलिक्यूल्स, लो मोलेकुलर वेट के जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो जाइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन की कुछ टाइप्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीमराइजेशन की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट बेसिस पे हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उनके स्ट्रक्चर बेस पे हो सकती हैं, उनके रिएक्शन मैकेनिज्म बेस पे हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर्स की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शंस, कि वो रिएक्शंस किस तरह से करते हैं और रिएक्शन की बेस पे हम उन्हें किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रिंग ओपनिंग। ये एक पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही टाइप है। रिंग ओपनिंग में बच्चों होता क्या है, जितने भी स्मॉल यूनिट्स हैं जो कि रिंग की फॉर्म में हैं वो इस तरह से ओपनिंग होती है और वो इस तरफ वाला और इस तरफ वाले तमाम मैक्रोमोलिक्यूल से ज्वाइन होते जाते हैं और स्ट्रेट चेन लॉन्ग मैक्रोमोलिक्यूल्स बना देते हैं। तो दिस इज़ नॉन एज द रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन और रिंग ओपनिंग पॉलीमर्स। इसके बाद बेटा हम देखते हैं दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है पॉलीमराइजेशन की या पॉलीमर्स की, वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन नाम से बेटा आपको जाहिर है कि जब दो चीज़ें आपस में कंडेंस हो रही हैं, जब दो चीज़ें आपस में अटैच हो रही हैं, तो उसी को हम कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। पॉलीमर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो मैक्रोमोलिक्यूल के आपस में मिलने से ही बनता है। ठीक है, कंडेंसेशन की बेटा आगे फर्दर कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हैं, कुछ आप इन्हें टाइप्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीईस्टर हैं, जिन्हें हम पॉलीस्टर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। उसके बाद पॉलीईथर्स हैं, पॉलीअमाइंस हैं, पॉलीयूरिथेन्स हैं, दीज आर ऑल कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, इसके बाद बेटा हम देखते हैं एडिशन पॉलीमर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशन पॉलीमर भी पॉलीमर्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है। एडिशन पॉलीमर्स भी फर्दर आगे कैटेगराइज किए गए हैं, फर्दर इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इससे पहले कि हम वो कैटेगरीज डिस्कस करें, हम ये देखेंगे कि एडिशन पॉलीमर्स होते क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, एडिशन पॉलीमर्स इस तरह के पॉलीमर्स होते हैं जो कि मोस्टली उन मोनोमर्स में बनते हैं जो कि अनसैचुरेशन जिनमें पाई जाए। अनसैचुरेशन मीन्स जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाएं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाएं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम उन्हीं को कहते हैं। तो ऐसे तमाम मोनोमर्स जिसमें अनसैचुरेशन पाई जाती है उसमें
मोस्टली एडिशन पॉलीमराइजेशन अकर होती है। यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं फॉर्म्ड एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विदाउट रिमूवल ऑफ एनी स्पीशीज। क्योंकि बेटा जब किसी भी मोनोमर में डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो आपको ये अच्छे से जानते हैं कि जब वो आपस में कंबाइन होगा तो इससे पहले कि वो अपनी कोई एक स्पीशी, कोई एक एटम वहाँ से रिमूव करे, कोई एक ग्रुप वहाँ से रिमूव करे, वो क्या करेगा, जो पाई बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, उसको ब्रेक डाउन करेगा और दोनों मोनोमर्स आपस में अटैच होते जाएंगे और इसी तरह से पूरी सीक्वेंस पूरे मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में वजूद में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये बात यहाँ से हम थोड़ी एग्जाम्पल्स से क्लियर करते हैं कि किस तरह से एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। यहाँ पे आपके पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले नॉर्मली पीवीसी, पीवीए एंड पॉलीस्टाइरीन। अब बेटा ये हमारे पास एक मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl क्लोराइड ग्रुप इसके साथ अटैच्ड फॉर्म में है। ये आपके पास PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आपको पता है कि जो पहला बॉन्ड होता है हमेशा वो सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकेंड बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड होता है। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जैसे ही इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स इसके मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स अटैच होते जाएं, ठीक है, ये आपके पास फ़िलहाल जो फार्मूला है वो विनाइल क्लोराइड का है। ये जो सिंगल एक यूनिट है ये विनाइल क्लोराइड का है। जब ये आपस में बहुत ज़्यादा विनाइल क्लोराइड के यूनिट्स आपस में मिलते जाएंगे तो ये पूरा पॉलीविनाइल क्लोराइड का पॉलीमर जनरेट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही इस तरफ से भी ये अटैच हुआ फर्दर इसी तरह के सेम ग्रुप्स के साथ, और इस तरफ से भी ये इसी तरह के सेम ग्रुप्स के साथ अटैच होता गया विद द ब्रेकेज ऑफ दिस पाई बॉन्ड। यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, वो यहाँ पे अब मौजूद नहीं है और ये पॉलीमराइजेशन में कोई एडिशनल बाय प्रोडक्ट यहाँ से एलिमिनेट नहीं हुई है। कोई प्रोडक्ट एलिमिनेट करके इन्होंने आपस से बॉन्ड नहीं बनाया है सब मोनोमर्स ने, बल्कि पाई बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इन्होंने ये पॉलीमराइजेशन की है। जी बेटा, ये इसका जनरल फार्मूला है। ये इसमें आप देख सकते हैं पीवीसी का आपके पास स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं पीवीए, पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट का, विनाइल एसीटेट का फॉर्मूला ये है CH2 डबल बॉन्ड CHOCOCH3। ये बेटा आपके पास है विनाइल एसीटेट। इसमें फर्दर इसको पॉलीविनाइल एसीटेट बनाने के लिए इस एक मोनोमर में बहुत से मोनोमर्स ऐड होते जाएंगे। लाइक नंबर ऑफ मोनोमर्स मे बी डिफर फ्रॉम एनी रेंज। बहुत से मोनोमर्स यहाँ पे अटैच होंगे और इस तरह से बाय द ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे सारे इस तरफ से भी ऐसे मोनोमर्स अटैच होते जाएंगे चेन, और इस तरफ भी ये चेन पूरी इस तरह से चलती जाएगी और इसके जितने ज़्यादा यूनिट्स होंगे उतना ही हमारे पास जाइंट पॉलीमर यहाँ पे बनता जाएगा। जी बेटा, ये था हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को एग्जैक्टली हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसकी एग्जांपल किस तरह से हम कोट कर सकते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर, जी बेटा, जैसा कि हमने एडिशन में देखा था कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में या अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में मोस्टली किया जाता है या होता है, वैसे ही कंडेंसेशन में यही फ़र्क है कि मेनली मोस्टली वो कंपाउंड्स जो कि सैचुरेटेड होते हैं, लाइक उनमें सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, उन कंपाउंड्स में जो पॉलीमराइजेशन होती है उसकी टाइप मोस्टली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अकर होती है। हमें ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कंडेंसेशन पॉलीमर्स शो होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एनी कंपाउंड्स विद द रिमूवल ऑफ स्मॉल यूनिट्स। जी बच्चे, अब यहाँ पे बात ये आती है कि विद द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपने करना है, क्योंकि जो मोनोमर्स हैं उनमें ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। जब आपने कोई नई चीज़ उसमें ऐड करनी है कार्बन में, क्योंकि कार्बन
4 बॉन्ड्स ही बना सकता है, 5th बॉन्ड ये अपना कैरी नहीं कर सकता है। इसलिए इसे 5वां बॉन्ड बनाने के लिए या साथ वाले पॉलीमर को ऐड करने के लिए इसको ज़रूरत होती है कि अपना एक बॉन्ड किसी भी एटम से ब्रेक कर दे, वो तोड़ दे। इसके नतीजे में इसे कोई ना कोई एक ग्रुप जो कि इसके साथ अटैच्ड फॉर्म में होता है उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम देखते हैं जो ग्रुप होते हैं मोस्टली वो बहुत ही स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, लाइक HCl, H2O, NH3 इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जो कि बहुत स्मॉलर होते हैं, लेकिन उनके रिमूवल से ही ये पॉलीमराइजेशन होती है। इसीलिए हम इसको कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं कि 2 मोनोमर्स आपस में कंडेंस होते हैं। जब वो कंडेंस होंगे तभी वो एक नया जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं विच इज़ नेम्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। ये बेटा आपके पास एग्जाम्पल है बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एक हमारे पास मोनोमर है। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे इथेन डाइओल का मोनोमर है। ये 2 मोनोमर्स को हम आपस में अटैच करेंगे और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ सारे जो है वो अटैच्ड फॉर्म में मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे ही कार्बन ने दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाना है, इसे कोई ना कोई एक एटम, एक ग्रुप अपना रिमूव करना पड़ेगा, वहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे OH, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे OH और ये H ये आपस में कंबाइन होंगे और ये बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये सेपरेट हो जाएंगे और ये जो O है इसका डायरेक्टली इस कार्बन से बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एस्टैब्लिश हो जाएगा। बच्चों आप पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन, बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स बाय द ऑक्सीजन इज़ नॉन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपने ये पूरा इस तरह से जॉइन अप हो गया है। यहाँ पे इसका OH रिमूव हो गया, इसके साथ ही CH2 का 1H यहाँ से रिमूव हो चुका है और यहाँ पे एक O के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एस्टैब्लिश हो चुका है और हमारे पास ये पूरा कंडेंसेशन पॉलीमर यहाँ पे तैयार हो चुका है, ठीक है बच्चों। जी बेटा, इसके बाद हमने पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंगली ही कुछ न्यू टर्म्स भी यहाँ पर डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं पेडेंट ग्रुप। ये पेडेंट ग्रुप क्या होता है? कोई भी पॉलीमर होता है, उसकी जो मेन ब्रांच होती है, जो मेन उसकी चेन होती है, उसको हम बैकबोन चेन का नाम देते हैं या बैकबोन पॉलीमर चेन का नाम देते हैं, ठीक है। तो पेडेंट ग्रुप कुछ इसी तरह से है कि वो ग्रुप जो कि पॉलीमर बैकबोन चेन के साथ अटैच्ड होगा, मींस वो पॉलीमर की बैकबोन चेन जो कि एक स्ट्रेट चेन आ रही है वो उसमें ऐड नहीं है, लेकिन वो उस चेन के साथ अलहदा से एज ए ग्रुप वहाँ पे अटैच हुआ हुआ है, ऐड हुआ है। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पेडेंट ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स की आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है आइसोटैक्टिक एंड सेकेंडली इज साइंडियोटैक्टिक। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज आइसोटैक्टिक? ओके जी बेटा, अगर हमारे पास कुछ इस तरह के पॉलीमर्स होते हैं जिसमें तमाम के तमाम पेडेंट ग्रुप्स बैकबोन चेन के सेम साइड पे ही अरेंज होंगे, लाइक वो सेम साइड पे या अपर साइड पे या लोअर साइड पे, अगर वो उसकी सेम साइड पे अटैच होंगे, सो दीज टाइप ऑफ पेडेंट ग्रुप्स आर नॉन एज आइसोटैक्टिक एंड साइंडियोटैक्टिक इज ऑपोजिट टू दैट, कि अगर पॉलीमर की बैकबोन चेन के साथ पेडेंट ग्रुप्स अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होंगे, लाइक कुछ ग्रुप्स अपर साइड पे, कुछ ग्रुप्स लोअर साइड पे होंगे, तो इस किस्म के पॉलीमर्स को, इस किस्म के पेडेंट ग्रुप्स को हम बोलेंगे साइंडियोटैक्टिक पेडेंट ग्रुप्स।
जी बेटा, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया कि पॉलीमर्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर पॉलीमर्स की दो मेन टाइप्स हैं। ये टाइप्स इनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमॉर्फस पॉलीमर एंड सेकेंडली क्रिस्टलाइन पॉलीमर। अमॉर्फस बेटा आप पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि अमॉर्फस हम किसी भी ऐसे चीज़ को कहते हैं जिसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। लाइक अरेंजमेंट बहुत प्रॉपरली नहीं होती है, इरेगुलरली मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। सो दैट टाइप ऑफ पॉलीमर इज़ नॉन एज अमॉर्फस पॉलीमर। You can see non-crystalline. We can say amorphous polymer, also non-crystalline polymer or irregular arranged molecules. Secondly, in contrast, crystalline polymers. Crystalline नाम से ही आपको ये पता चल रहा है कि crystalline polymers ऐसे polymers हैं जिसमें तमाम के तमाम molecules एक regular arrangement, regular geometry में arrange होते हैं। इस किस्म के polymers को हम crystalline polymers का नाम देते हैं। एक टर्म है जो कि पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देयर इज़ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? जी बेटा, पॉलीमर्स में तमाम मोनोमर्स अटैच होते हैं और जितने मोनोमर्स अटैच होंगे, लाइक एवरेज नंबर ऑफ मोनोमर्स इज़ नॉन एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का एक एडवांटेज ये भी है कि इससे आप मोलेकुलर वेट किसी भी पॉलीमर का फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरेज मोलेकुलर वेट कैन बी फाइंड बाय द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय DP और P। जी बेटा, तो इसके बाद हमारे पास मौजूद हैं टाइप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोनोमर्स। जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में यही डिस्कस किया है कि मोनोमर्स वो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जो कि बार बार अगेन एंड अगेन आपस में ज्वाइन होते हैं और लॉन्ग चेन पॉलीमर्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ मोनोमर्स के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहली टाइप पॉलीमर और सेकेंडली ओलिगोमर्स। पॉलीमर हमने शुरू में डिस्कस किया है कि जब मैनी नंबर ऑफ मोनोमर्स यानी कि बहुत से मोनोमर्स आपस में मिलके जॉइंट मॉलिक्यूल या जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, अगर वो बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमर। लाइक लॉट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स व्हेन कंबाइंड टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल, दिस इज़ नॉन एज पॉलीमर। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं ओलिगोमर्स की, तो उसमें अगर मोनोमर्स की अमाउंट या नंबर ऑफ मोनोमर्स मस्ट बी इन बिटवीन 2 to 10, लाइक 2 से 10 के दरमियान में अगर नंबर ऑफ मोनोमर्स अटैच्ड होंगे तो दैट्स मीन इस तरह के पॉलीमर्स को हम ओलिगोमर्स का नाम देते हैं। जी बेटा, इसके बाद हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, लेकिन इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि थर्मल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री उनकी कितनी टाइप्स होती हैं पॉलीमर की। अगर हम केमिस्ट्री डिस्कस करें तो पॉलीमर्स दो किस्म के होते हैं। सबसे पहले हमने देखना है पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं और कुछ पॉलीमर्स सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स इस तरह के पॉलीमर्स हैं जिसमें जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, लाइक वी कैन ऑब्टेन दैम फ्रॉम प्लांट्स। हम प्लांट्स से उन्हें हासिल कर सकते हैं। नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स की वजह से ही हम उन्हें बायो पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स आर सेलुलोज एंड कॉटन। दीज आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। इनकी केमिस्ट्री पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही होती है और ये नेचुरल होते हैं क्योंकि ये हमें प्लांट से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें हम नेचुरल पॉलीमर्स का नाम देते हैं। इसके साथ ही बेटा अगर हम इसकी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली ही दूसरी टाइप के पॉलीमर्स डिस्कस करते हैं तो वो होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। लाइक सिंथेटिक पॉलीमर्स, जैसा कि बेटा आपको नाम से ही जाहिर है कि सिंथेटिक पॉलीमर जो खुद से लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किए जा रहे हैं या खुद से इंडस्ट्री में सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक
पॉलीमर्स, जिसको हम ये जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं इनको हम ऑर्गेनिक सोर्स से भी बना सकते हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक केमिकल्स, मिनरल्स, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनसे भी हम इन्हें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाइलॉन 66 एक पॉलीमर है जिसको हम सिंथेटिक वे से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट जो है मोनोमर्स को आपस में मिला के इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे तैयार कर सकते हैं। तो ये बेटा आपने देखा है टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू देयर केमिस्ट्री। हमने उसकी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली उसकी टाइप्स देख ली हैं जो कि 2 किस्म की थे, नेचुरल एंड सिंथेटिक। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पॉलीमर्स की थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। लाइक थर्मल मतलब हीट के अकॉर्डिंगली जो पॉलीमर्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, तो हमने बेटा वो यहाँ पे देखना है। हीट के अकॉर्डिंगली अगर हम इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ग्लास टेम्परेचर। लाइक ग्लास टेम्परेचर बेटा, ये जो ग्लास टेम्परेचर है ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, इट इज़ ओनली फॉर अमॉर्फस पॉलीमर। जैसा कि हमने पहले भी इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टाइप्स में डिस्कस किया कि अमॉर्फस पॉलीमर ऐसा पॉलीमर होता है जो कि इरेगुलर होता है या नॉन क्रिस्टलाइन होता है। इसके बाद उसी अमॉर्फस सॉलिड की आगे से नेक्स्ट फर्दर प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। जब किसी भी अमॉर्फस पॉलीमर को हम हीट अप करते हैं, उसे हम बहुत ज़्यादा हीट अप करते हैं, तो हीट करने से एक ऐसा टेम्परेचर आता है, द टेम्परेचर एट विच अमॉर्फस सॉलिड या अमॉर्फस पॉलीमर एग्जिबिट ग्लासी स्टेट। I'm repeating, temperature, glass temperature is the temperature at which amorphous polymer exhibit glassy state। ग्लास की तरह का जब वो स्ट्रक्चर शो करता है तो इस तरह के टेम्परेचर को या उस पॉइंट को, टेम्परेचर के उस पॉइंट को वी नेम एज ग्लास टेम्परेचर। सेकेंडली हम यहाँ पे देखते हैं क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट। जी बच्चों, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट इज़ ओनली फॉर द क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स को जब हम एक हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो हीट करने भी वो पॉइंट आता है जिसमें ये जो पॉलीमर है वो स्टार्ट्स टू मेल्ट, ठीक है। पॉलीमर्स क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और वो पॉइंट, अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन पॉलीमर के मेल्टिंग पॉइंट की, जिसको हम क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट का नाम दे रहे हैं। तो बेटा ये वो टेम्परेचर है जिसमें जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है और उस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड जो कि मेल्ट हो चुका है वो एक ही फॉर्म में, एक ही वक्त में दोनों ही फेजेस प्रेजेंट होंगे। दीज टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। सो इसको हम क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और ये प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन पॉलीमर के लिए ही एग्जिबिट की जाती है या होती है। क्लासिफिकेशन वाया थर्मल प्रॉपर्टीज़। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम पॉलीमर्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली मेन 2 क्लासेस हैं जिसमें हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड द सेकंड वन इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। यस, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स? इस तरह के पॉलीमर्स जिसमें हम उसको हीट अप करते हैं, हम उसको हीट अप करके डिफरेंट मोल्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंट मोल्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन हीट देम और एज वेल एज वी कैन अप्लाई हाई प्रेशर ऑन देम। सो जब हम उसको हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर या स्ट्रेस के अप्लाई करने की वजह से हम उसे मोल्ड करते हैं डिफरेंट मोल्ड्स में या अपने डिज़ायर्ड मोल्ड्स में, तो उस प्रोसेस को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। लेकिन अगर वो जो चेंज है, अगर वो चेंज रिवर्सिबल होगा, लाइक हम उसे दोबारा से हार्ड कर सकते हैं, अगेन हम उसे सॉफ्ट कर सकते हैं, हमें एक दफ़ा अगर हमने उसे मोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है, सो दैट्स मीन कि अगर हम उसे रीमेल्ट करें, रीमेल्ट अगेन मेल्टिंग करके हम उसे दोबारा से किसी और मोल्ड में कन्वर्ट करना चाहें, तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को हम कर सकते हैं।
यही इनमें बेसिक डिफरेंस है। इन कंट्रास्ट थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं? इस तरह के पॉलीमर्स जिनको हम मोल्ड कर सकते हैं, हम मेल्ट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर, स्ट्रेस, प्रेशर, ये तमाम चीज़ें हम देख के उन्हें मोल्ड कर सकते हैं। डिफरेंट जो है अपने डिज़ायर्ड शेप्स में हम उसे शेप आउट कर सकते हैं। लेकिन द मेन डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग इज़ दैट कि थर्मोसेटिंग में जो चेंज होता है, लाइक आप उसे सॉफ्ट करते हो, उसे मेल्ट करते हो, वो चेंज इरिवर्सिबल होता है। यू कांट री मेल्ट इट अगैन एंड उससे दोबारा से किसी और मोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो यही उसका बेसिक डिफरेंस है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का। इसका चेंज रिवर्सिबल होता है, अगेन एंड अगेन आप डिफरेंट मोल्ड्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जबकि इसका चेंज अगर हम देखते हैं तो ये इरिवर्सिबल होता है। एक दफ़ा सॉफ्ट करके हम उसे मोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोबारा से हम उसे किसी और मोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्योंकि दोबारा से मोल्ड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी कुछ फैब्रिकेटिंग टेक्निक्स हैं जो कि हमने यहाँ पर डिज़ाइन की हुई हैं ताकि हम उसे किसी तरह अपने जो है डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंगली हम उसे यूज़फुल बना सकें। So these few fabricating techniques are, first of all, compression molding. हम उसे मोल्ड कर सकते हैं by compression. Compression is ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, यू कैन से। हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेस की ही फॉर्म है। हम किसी भी थर्मोसेटिंग पॉलीमर को कंप्रेस कर सकते हैं बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर और बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर ऑन इट। हम इसको हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर अप्लाई करके हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं और हाई प्रेशर की वजह से हम उसे किसी फर्दर नए मोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये एक पहली फैब्रिकेटिंग टेक्निक थी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की। सेकेंडली अगर हम देखते हैं इंजेक्शन मोल्ड्स, इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होती है? तो बेटा इस तरह से हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग में हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट डाइज होती हैं। डाइज इज़ नथिंग देन एल्स मोल्ड। डाइज एक मोल्ड की ही फॉर्म होती है, लेकिन डाइज कुछ इस तरह से होता है लाइक उसके ऊपर कोई पिस्टन होता है। इस तरह से आपने कोई भी पॉलीमर यहाँ पे ऐसे ऊपर ऐड किया है, जब आप इसके साथ पिस्टन के साथ उसको प्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा तो वो अपनी नई शेप में आ जाता है। लाइक जो डाई होती है वो आपने जिस शेप में पॉलीमर को आपने जो है वो मोल्ड करना है, जिस शेप में पॉलीमर को आपने रखना है, जो डाई है वो उस शेप में बनाई जाती है। फिर उसके कैप को, उसके पिस्टन को, उसको इस तरह से प्रेस किया जाता है लाइक इंजेक्शन की फॉर्म में होता है। प्रेसिंग से ये जो पॉलीमर है ये डिफरेंट मोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड बेटा हमारे पास टाइप है एक्सट्रूजन मोल्डिंग। एक्सट्रूजन मोल्डिंग भी एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर को फैब्रिकेट करने की ही टेक्निक है। एक्सट्रूजन में इट्स ए काइंड ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें हमारे पास जो पिस्टन की जगह स्क्रू होता है, एक डाई वैसे ही होती है जैसे जिस मोल्ड में हमने कन्वर्ट करना है हमारे पॉलीमर को, उसी तरह से एक हमारे पास पूरी डाई होती है, लेकिन उसको हम स्क्रू के अकॉर्डिंगली, हम स्क्रू से, एक्सट्रूसिव स्क्रू से हम उसको मोल्ड करते हैं अपने डिज़ायर्ड मोल्ड्स में। जी इसके बाद हम देखते हैं There are different intermolecular forces among the polymers. Different polymers में simple bonds तो of course present होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ intermolecular forces भी present होती हैं जो कि उनको giant structure में आपस में जोड़े रखती हैं, आपस में connected रखती हैं। तो उन intermolecular forces में हम सबसे पहले देखते हैं dipole bonds। dipole bonds जैसा कि आपको आइडिया है कि different पोल्स की प्रेजेंस की वजह से जो आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव के दरमियान में जो फोर्सेस डेवलप होती हैं, दीज आर नॉन एज डाइपोल बॉन्ड्स। सेकेंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स, ये भी इसमें पाए जाते हैं। थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जी बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलीमर्स में मोस्टली हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सो दीज पॉलीमर्स कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ओके, नेक्स्ट मेटालिक बॉन्ड्स। जी, मेटालिक बॉन्ड्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं और ये बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं जो पॉलीमर्स को जॉइंट फॉर्म में मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड लास्ट वन इज़ आयोनिक बॉन्ड्स। जी, आयोनिक बॉन्ड्स भी इसमें पॉलीमर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये तमाम फोर्सेस, दीज आर ऑल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो कि हेल्प आउट करती हैं जॉइंट पॉलीमर को आपस में कनेक्टेड रहने पे, उनको आपस में जोड़े रखने पे, ताकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स मेंटेन रहे। जी, इसके बाद बेटा हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिस पे किसी भी पॉलीमर की फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है। फैक्टर्स अपॉन विच फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीमर्स डिपेंड्स। पॉलीमर की फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी बैरियर भी डिसाइड करता है कि पॉलीमर कितना फ्लेक्सिबल होगा। सेकेंडली मोलेकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर। पॉलीमर का मोलेकुलर वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही पॉलीमर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। लाइक इट कैन बी सर्कल्ड और मूव्ड और टर्शरी फॉर्म। सो molecular weight also decide the flexibility of a polymer. Next, size of substituent. जी बिल्कुल, size of substituent में हम देखते हैं we can also say that parent group substituent like main polymer backbone chain के साथ जो groups attach होंगे as a substituent, अगर वो बहुत longer हैं या वो बहुत shorter हैं तो उससे भी हम इसकी flexibility को identify कर सकते हैं polymers की। Next है क्रॉस लिंक डेंसिटी। क्रॉस लिंक बेटा समटाइम पॉलीमर्स बहुत ही डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाते हैं। लाइक वो दे आर क्वाइट मर्ज्ड इनटू ईच अदर इनटू क्रॉस लिंक्स। सो क्रॉस लिंक डेंसिटी also decide the flexibility of the polymer. The last one is temperature. Yes, temperature is the important factor upon which the flexibility of polymer depends. Next, here are some preliminary tests. ये टेस्ट वो टेस्ट हैं जिसके साथ हम जिसको इस्तेमाल करते हुए हम पॉलीमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये किस किस्म के पॉलीमर्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विजुअल ऑब्जर्वेशन। लाइक वी कैन विजुअली ऑब्जर्व द पॉलीमर एंड वी कैन कंक्लूड एनी लाइट डिसीजन ऑन दैट। सेकेंडली कटिंग ऑफ द पॉलीमर। अगर हमें विजुअल लॉन्ग चेन पॉलीमर्स में हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, वी कैन कट द पॉलीमर्स इनटू डिफरेंट पीसेस सो दैट इट मस्ट बी क्वाइट ईजियर टू अंडरस्टैंड और ईजियर टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द पॉलीमर। नेक्स्ट, Heating is also a test to identify the polymers, and last one is the fusion of the polymer. These are the tests to identify the polymers. And next, polymers का molecular weight. बेटा मोलेकुलर वेट, बहुत सी पॉलीमर्स की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें मोलेकुलर वेट उसका डिपेंड कर रहा होता है। सो मोलेकुलर वेट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, या वी कैन से वी हैव सम स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द मोलेकुलर वेट ऑफ एनी पॉलीमर। सो दीज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर like melting point, boiling point, or we can say cryoscopic, ebullioscopic constant. These are all included in the colligative properties. Next, light scattering test. This is also helpful in identification of the molecular weight of any polymer. Then solution viscosity. पॉलीमर्स की सॉल्यूशन विस्कोसिटी भी उसके मोलेकुलर वेट को बताने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, molecular size also depend upon the degree of polymerization. We have already discussed DP, जिसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोनोमर्स जितने उसमें ऐड होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट बेटा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रॉपर्टी। ये जो प्रोसेस है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये एक चैम्बर में होता है जिसमें हम उसकी हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी we are able to determine the molecular weight of that polymer.
सो लास्ट वन इज़ पोली इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करके, इलेक्ट्रोलाइट्स कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी सोल्यूशन, वी कैन सी एनी सोल्यूशन विच कैन कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैम। तो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स को हम उसमें ऐड करके भी उसके वेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।